ओके जी। आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी से प्रोसेस ऑफ नेचर। प्रोसेस ऑफ नेचर क्या होता है? प्रोसेस ऑफ नेचर में वो सारे लॉज, वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारी हैपनिंग्स, इवेंट्स आते हैं जो कायनात का कानून चलाने में मददगार हैं, या कायनात का कानून जिनके तहत चल रहा है, और वो सारी चीजें भी जो इसके एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को मेंटेन किए हुए हैं। प्रोसेस ऑफ नेचर में वाटर साइकिल आता है, आपका रॉक साइकिल आता है, और इसके अंदर वेदर साइकिल आता है। इसके अंदर जितने इकोसिस्टम की मेंटेनेंस है वो सारी वो आती है। ये आपके सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, इनका क्या इफेक्ट आता है ह्यूमंस के ऊपर और बाकी भी जितनी लिविंग स्पीशीज हैं उनके ऊपर। तो ये सारा कुछ किस में आता है? प्रोसेस ऑफ नेचर में। प्रोसेस ऑफ नेचर इटसेल्फ एक बहुत वास्ट डोमेन है। एफपीएससी ने इसके अंदर से कुछ सब टॉपिक्स हमें दे दिए हैं कवर करने के लिए, सो हम वही कवर करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। वाटर साइकिल भी प्रोसेस ऑफ नेचर का ही हिस्सा है। तो अब चलते हैं उन टॉपिक्स की तरफ जो हमने आज कवर करने हैं, सब टॉपिक्स की तरफ। प्रोसेस ऑफ, इसको थोड़ा जरा जूम कर लेते हैं आपके लिए। आई गेस अब क्लियर होगा सबको। ठीक है जी। प्रोसेस ऑफ नेचर में सोलर एंड लूनर इक्लिप्स है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ डेफिनेटली अर्थ की है, वेदर वेरिएबल्स हैं, और वेदर वेरिएशंस हैं। वेरिएबल्स क्या हैं? वो वो इफेक्ट्स या वो फैक्टर्स जो इसके चेंज का बायस बन रहे हैं। अभी जो टॉपिक को इन डिटेल देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ नेचर का इंट्रोडक्शन। The natural processes that govern the Earth's dynamics are key to understanding how our planet operates. These processes include celestial events like solar and lunar eclipse. Celestial events में सिर्फ यही नहीं है, लेकिन इस टॉपिक में हम बस सिर्फ ये डिस्कस करेंगे। अर्थ की रोटेशन, उसकी रेवोल्यूशन, various weather related factors such as temperature, pressure, wind, precipitation and humidity, ये सारा कुछ किसमें आ रहा है? प्रोसेस ऑफ नेचर में, जैसे भी बताया। टुगेदर these elements shape the। अच्छा जी। काफी आपके लिए इसको इजी टू अंडरस्टैंड बनाया है, ठीक है। और ये भी कि ये आप लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके। सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स कब होता है और लूनर इक्लिप्स कब होता है? पहले देखते हैं सोलर इक्लिप्स को। जब भी चांद, जब जमीन और सूरज के दरमियान आ जाएगा, चांद जब जमीन और सूरज के दरमियान में आता है तो सोलर इक्लिप्स होता है। कैसे होता है? सूरज की रोशनी ने जमीन पे पड़ना है, चांद जब बीच में आ जाता है तो क्या करता है? ब्लॉक कर देता है, उसकी लाइट को ब्लॉक कर देता है। जिससे यूं समझें कि जैसे अ, आप एक लैंप चलाएं और उसकी लाइट आपने टेबल पे लेनी है, बीच में कोई ऐसी सरफेस रख दें जिससे उसकी लाइट रिफ्लेक्ट हो, या कह लें कि उसकी लाइट टेबल तक ना पहुंच सके और उस सरफेस का शेडो पहुंचे। सो उस शेडो की वजह से क्या है? सोलर इक्लिप्स हो रहा है। सोलर इक्लिप्स टोटल भी होता है, पार्शियल भी होता है, और एनुलर भी होता है। टोटल में तो जैसे कि नाम से जाहिर है, टोटल इक्लिप्स पूरा का पूरा सूरज ही जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आएगा और यूं लगेगा जैसे रात है, उसकी रोशनी पहुंच ही नहीं पाएगी। पार्शियल सोलर इक्लिप्स नाम से जाहिर है, पार्शली कवर करेगा। मून जो है वो सूरज को पार्शली कवर कर लेता है। एनुलर सोलर इक्लिप्स, द मून अपीयर्स स्मॉलर देन द सन। एनुलर इक्लिप्स क्या होता है? जिसमें एक रिंग नजर आता है। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा बॉल है, उसके सामने एक छोटा बॉल रखा जाए, तो आप अब छोटे बॉल के सामने से देखें बड़े बॉल को, तो क्या होगा? जितना हिस्सा छोटे बॉल जितना होगा वो तो कवर्ड हो जाएगा, रिमेनिंग जो बिग बॉल है वो आपको नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन होती है एनुलर इक्लिप्स में। फेजेस ऑफ सोलर इक्लिप्स क्या है? फर्स्ट कॉन्टेक्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉन्टेक्ट। फर्स्ट कांटेक्ट कब होता है? जब व्हेन मून स्टार्ट्स मूविंग इन फ्रंट ऑफ द सन, जब सूरज के सामने मूव करना शुरू करता है, फर्स्ट कांटेक्ट। सेकंड कांटेक्ट, द इलिप्स रीचेस इट्स पीक, जब वो अपनी पीक पे होता है। जब भी ये सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स होता है तो हम न्यूज में भी ऐसा देखते हैं कि इस टाइम से इस टाइम के दौरान अपनी पीक पे होगा। जो जैसा भी इक्लिप्स लग रहा होगा, टोटल, पार्शियल, एनुलर, वो अपने पीक पर इस टाइम से इस टाइम के बीच में होगा। तो वो कौन सा कांटेक्ट होता है? वो सेकंड कांटेक्ट होता है। एलिप्स रीचेस इट्स पीक।
यानी टोटल और मैक्सिमम कवरेज, जो भी जिस भी टाइप का एलिप्स लगा होगा उसकी मैक्सिमम कवरेज पे होगा, वो कौन सा कॉन्टेक्ट होगा, वो कौन सा फेज या स्टेज होगा एक्लिप्स का, सेकंड सेकंड कॉन्टेक्ट। थर्ड कॉन्टेक्ट क्या है, मून स्टार्ट्स टू मूव अवे रिवीलिंग द सन अगेन। अब वो फिर से रास्ते से हटना शुरू हो गया है, पहले बीच में आ गया था जमीन और सूरज के, अब वो उस रास्ते से हटना शुरू हो गया है, तो क्या हो रहा है, सूरज फिर से नजर आने लगा है। फोर्थ, द इक्लिप्स एंड्स व्हेन द मून फुली मूव्स अवे फ्रॉम द सन। चौथी बात क्या है कि मून जो है अब उस वे से मुकम्मल तौर पे हट चुका है और सूरज वापस से वाज़िह हो गया है। अच्छा जी, लूनर इक्लिप्स। A lunar eclipse happens when the earth comes between the sun and the moon। जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, लूनर इक्लिप्स। आपको पता है कि चांद की अपनी रोशनी कोई नहीं है, चांद इट्सेल्फ कह लें कि डार्क बॉडी है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूरज से रोशनी लेता है तो हमें चमकता हुआ नजर आता है। जब उसके सोर्स ऑफ लाइट के बीच में, मून और उसके सोर्स ऑफ लाइट के बीच में यानी सन के बीच में अर्थ आ जाएगी तो क्या होगा, लूनर एक्लिप्स होगा। उससे जमीन का शेडो पड़ता है किसके ऊपर, मून के ऊपर, और सूरज की रोशनी उस तक पहुंच नहीं पाती। ये भी तीन तरह का है, टोटल, पार्शियल और फिनोमिनल लूनर एक्लिप्स। टोटल का इसके नाम से जाहिर है, the entire moon passes through Earth's shadow and turns reddish due to the Earth's atmosphere filtering sunlight। पूरा का पूरा जो है वो चांद जो है वो जमीन के शेडो में आ जाता है, उसके साए में आ जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी सूरज की जितनी रोशनी है वो किसी भी साइड से, किसी भी एंगल से चांद तक नहीं पहुंच पा रही, तो क्या नजर आता है, बिल्कुल रेड नजर आता है। ये सेफ होता है, इसे नेकेड आई से देख सकते हैं इसे। आपने शायद कभी देखा हो, सोलर एक्लिप्स को नहीं देखना चाहिए, लेकिन लूनर एक्लिप्स को आप देख सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता आइस के लिए। पार्शियल में ओनली पार्ट ऑफ द मून पासिस थ्रू अर्थ शेडो। चांद का थोड़ा हिस्सा जो है वो अर्थ के शेडो से पास होता है, वो पार्शियल है। फिर लूनर इक्लिप्स कौन सा होता है, मून पासिस थ्रू द आउटर लाइटर पार्ट ऑफ द अर्थ शेडो कॉजिंग अ सनलाइट डिमिंग ऑफ इट सर्फेस। इसमें क्या होता है, ये वाला इक्लिप्स कौन सा है, जिसमें चांद जो है वो उसकी लाइटर पार्ट ऑफ अर्थ शेडो, उस अर्थ का, जमीन का शेडो जहां पे भी जितना भी बन रहा है उसके उस हिस्से से गुजरता है जहां पे शेडो कम है, मतलब थिक शेडो वाले एरिया से नहीं गुजरा, थिक शेडो से वाले एरिया से गुजरेगा, टोटल एक्लिप्स हो जाएगा, रेडिश नजर आएगा। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि उसकी लाइट डिम हो जाती है। पिछले 2-3 साल पहले ऐसा एक्लिप्स भी लगा था कि लाइट ऐसे डिम, चांद नजर था आ रहा था, इतना रेडिश नहीं था, लेकिन उसकी लाइट बिल्कुल ऐसे जैसे फुल मून की लाइट काफी कम थी। फेजेस को पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही फेजेस हैं, आसान से हैं, समझ में आ जाएगी अब एक बारी में पढ़ के। Earth's rotation and revolution। Earth's rotation. Rotation refers to the Earth's spinning on its axis, taking 24 hours to complete one full turn, which create day and night। ठीक है, rotation refers to the Earth spinning on its axis। अर्थ का एक्स यहाँ ड्रॉ शायद ना कर सकूं, एक मिनट। ये समझ लें हमारी जमीन है, ठीक। और ये जो मैंने लाइन खींची है ना, स्ट्रेट लाइन, इसे एक्सेस समझें। इसके ऊपर जब जमीन रोटेट करेगी तो उसको क्या कहेंगे, अपने एक्सेस पे घूम रही है। ठीक है जी। जब यूं सर्कुलर मोशन में एक अपने फिक्स पॉइंट के ऊपर, अपने पिवट के ऊपर, अपने फिक्स पॉइंट के ऊपर जब मूव करेगी तो उसके मूवमेंट को क्या कहेंगे, ये रोटेट कर रही है। जमीन जब अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसे 24 घंटे लगते हैं टू कंप्लीट वन फुल टर्न, जिससे हमारे दिन और रात बनते हैं। एक और बना लेते हैं, ये सूरज है, ठीक है, इसके सामने जमीन अपने एक्सेस पे घूम रही है।
जमीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आएगा, जमीन के उस हिस्से पे दिन होगा, और जो हिस्सा दूसरी साइड पर चला जाएगा उस हिस्से पे रात होगी। सो इसको जमीन को अपने एक्सिस पे रोटेट करने में 24 घंटे लगते हैं, और जमीन को अपना ऑर्बिट पे रोटेट करने में, यानी ये जो सूरज के गिर्द पूरा ऐसे गोल दायरा लगाना है ना, वो ऑर्बिट, वो उसका ऑर्बिट है। और उसमें कंप्लीट, वो ऑर्बिट को, सर्कल को कंप्लीट करके वापस इस पॉइंट पर आने में उसे 365 दिन लगते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सिस और ऑर्बिट का डिफरेंस होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो एक्सिस पे रोटेट करना क्या है? रोटेशन। रोटेशन क्या है? जमीन जब अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। ठीक है जी। द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ अबाउट 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई थी, वो परपेंडिकुलर था, 90 डिग्री सेंटीग्रेड था। लेकिन जमीन किस एक्स का एक्सिस कितना है? 23.5। ये चीजें आपके काम आएंगी, आपको एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं। अभी एक चीज हम आगे पढ़ेंगे, वो इस साल एमपीटी में भी था क्वेश्चंस। which influences the amount of sunlight, different amount of sunlight different regions receive throughout the day। इस एंगल की वजह से फर्क पड़ता है कि जो डिफरेंट रीजन्स में सूरज की रोशनी पहुंच रही है, वो कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है। वो किस वजह से? इसके थोड़ा सा टिल्टेड एंगल होने की वजह से। अदरवाइज क्या होता? अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता, जो हिस्सा सूरज के सामने है सबको इक्वेटर जैसी फीलिंग आ रही होती। हर रीजन, हाँ, जो भी रीजन जिस वक्त सूरज के सामने आता जमीन का, उसकी रोटेशन की वजह से वो इक्वेटर की जैसी फीलिंग ही रखता है, जिस पे लोगों की वही फीलिंग होती है जो इक्वेटर वाले लोग टेम्परेचर फील करते हैं या सेंस करते हैं। लेकिन इसके थोड़ा सा टिल्ट होने की वजह से अगर उधर दिन भी हो तो कहीं पर दिन गर्म है, कहीं पर दिन ठंडे हैं। सो इस टिल्ट का ये रोल है हमारी जिंदगियों में। डे एंड नाइट साइकिल। एज अर्थ रोटेट्स डिफरेंट पार्ट्स आर एक्सपोज टू सनलाइट और डार्कनेस। कोरियोलिस इफेक्ट क्या कहता है? अर्थ रोटेशन। ये कोरियोलिस इफेक्ट जो है, अगर ये पेपर में भी आया था पिछले 1-2 साल में, उसका नाम लेके पूछा था रोटेशन का। अर्थ का रोटेशन जो है किस लॉ के तहत हो रही है, या शायद नाम नाम लिया था, या ऐसे करके सवाल आया था, देख लीजिएगा। अच्छा जी। अर्थ की रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन रेफर्स टू द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन। रेवोल्यूशन क्या है? जो जमीन अपने मदार पे, अपने ऑर्बिट पे जो मूव करती है सूरज के गिर्द, उसे क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। which takes about 365 days. The combination of the Earth's tilted axis and the elliptical orbit results in changing seasons। हमारे मौसम कैसे तब्दील हो रहे हैं? जो जमीन का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना है, और जो ऑर्बिट है ना उसका, जमीन का, वो इलिप्टिकल है। जमीन का ऑर्बिट इलिप्टिकल है, सर्कल नहीं है। इलिप्टिकल क्या होता है? बेलवी सी शक्ल है, अंडे जैसी शक्ल है उसके ऑर्बिट की, बिल्कुल सर्कल नहीं है। सर्कल होता तो क्या होता? सर्कल होता तो वही होता कि है, दो ही सीजन होता है, या गर्मियां होती हैं या सर्दियां होती, बीच के दो मौसम ना होते हैं, बहार और खिजां वाले मौसम ना होते। ये किस वजह से है? उसके इलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से, क्योंकि ये दो वो मौसम है जिसमें मौसम की शिद्दत नहीं है, ना तो सर्दी की शिद्दत है ज्यादा है बहार और खिजां में, ना ही गर्मी की शिद्दत ज्यादा है। सो दो मीडियम से मौसम है। सो मीडियम मौसम या मिक्स मौसम किस वजह से है? एक तो उसके इलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह, ऑर्बिट के इलिप्टिकल होने की वजह से, और जमीन के एक्सिस का थोड़ा सा टिल्टेड होने की वजह से। सीजन्स हैं ड्यू टू द एक्सियल टिल्ट, डिफरेंट हेमिस्फीयर्स रिसीव वेरिंग अमाउंट ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द ईयर। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर जो है, दोनों को डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलती है, तो उससे सीजन्स बनते हैं। अच्छा जी, आगे है इक्वानिसिस और सोलिस्टिस। सोलिटिसिस। ये दो वो टाइम्स होते हैं इसमें अर्थ की रोटेशन में, अर्थ की रेवोल्यूशन में। ये दो वो टाइम होते हैं जब यूं समझें कि जो इक्वानिसिस हैं वो क्या कहते हैं, जब जमीन और सूरज अपने, जब जमीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है, तो उस एक पॉइंट ऐसा आता है जब दिन और रात एक जितने हो जाते हैं। दिन और रात एक जितने होते हैं। अब ये वाला नाम यूज नहीं किया था एफपीएससी ने पेपर में ना, पता नहीं अब ये उसमें था जीएसए के एमसीक्यूज में देखा है मैंने, या एमपीटी में देखा था, पर ये नाम यूज नहीं किया था। लेकिन उसने वैसे पूछा था एमसीक्यूज में कि कौन सी डेट्स हैं जिन पे डे एंड नाइट की जो
ड्यूरेशन है ना वो इक्वल है। तो याद रखना है 21 मार्च एंड 21 सितंबर। इसी तरह एक और फिनोमिना है जिसे क्या कहते हैं, सोलिटिसिस कहते हैं। समर सोलिटिसिस हैज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर व्हाइल द विंटर हैज द शॉर्टेस्ट डे। हाँ, ये वो टाइम है जब दिन जो है मैक्सिमम होता है समर में, 21 जून। और दिन सबसे छोटा होता है कब? 21 दिसंबर। तो आपके ये या इसको अपने क्वेश्चन में तो आपका अभी तक नहीं देखा गया, लेकिन अगर रेवोल्यूशन से आए तो उनको जरूर मेंशन कीजिएगा, और एमसीक्यूज में तो वैसे ही आपके लिए काम किए। वेदर वेरिएबल्स। वेदर वेरिएबल्स में आपके पास ग्लोबल टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड सर्कुलेशन है, प्रेसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी है। ये चार चीजें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ग्लोबल टेम्परेचर देख लेते हैं। Temperature measures how warm or cool the air is, primarily influenced by the sun's radiation। सूरज की जितनी शुआएं आ रही हैं उससे पता चलता है कि जो हवाएं हैं वो कितनी गर्म या सर्द हैं। जहां पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी वहां पे हवाएं भी गर्म होंगी, और जहां पे थोड़ी सी सनलाइट टिल्ट में जाएगी वहां पे क्या होगा? कूल एयर होंगी। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ओशन करंट एंड सीजन। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? Areas near the equator are warmer due to direct sunlight, while regions closer to the poles are colder। अगर कभी आपने मैप देखा हो, वर्ल्ड मैप, तो आपको लैटिट्यूड्स का पता होगा। नहीं देखा तो आज के लेक्चर के बाद देखिएगा। यहाँ पे सारा कुछ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, वरना दिखाती आपको। तो खैर, एरियाज नियर द इक्वेटर आर वार्मर ड्यू टू द डायरेक्ट सनलाइट। सूरज की रोशनी, इक्वेटर क्या है? इक्वेटर वो लाइन है जो जमीन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। इक्वेटर वो लाइन है जो जमीन को नॉर्थ हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। एल्टीट्यूड, द हायर एल्टीट्यूड्स आर कूलर बिकॉज द एयर इज थिनर एंड रिटेन्स लेस हीट। हायर एल्टीट्यूड्स जो हैं, यानी यूं समझें कि जो पोल्स के करीब वाली साइड्स है ना, वहां पे जो सूरज की रोशनी वैसे ही कम पड़ती है, या कह लें कि टिल्ट पड़ती है। तो जब टिल्ट पड़ती है उसमें वेवलेंथ लॉन्गर होती है, हीट कम होती है, वहां की एयर कम हीट अब्जॉर्ब कर पाती है, तो एयर क्या है? कूलर होती है। ओशन करंट्स, वार्म करंट्स रेज टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज वाइल कोल्ड करंट्स लोअर देम। करंट्स क्या होते हैं? मुसलसल जो तसलसल से चलने वाली हवाएं होती हैं वो। वार्म करंट से कोस्टल एरियाज यानी साहिल साहिल के जो इलाके हैं वहां पे क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा होता है। और कोल्ड करंट से क्या होता है? वाइस वर्सा। सीजन, as the earth revolves around the sun, different parts of the earth receives varying levels of sunlight, leading to seasonal temperature change। अभी सीजन के बारे में आपको बताया था। जमीन जैसे ही रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, यानी अपने एक्सिस पे मूव कर रही होती है, क्या होता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव्स वेरिंग लेवल्स ऑफ सनलाइट। ठीक है जी। मुख्तलिफ शिद्दत की सूरज की रोशनी मिल रही होती है जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों को, तो उससे क्या होते हैं? हमारे मौसम बनते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? जो फोर्स जमीन की सतह पर हवा से, एयर की से लग रही है, वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 21 पॉइंट समथिंग पास्कल जो है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रेगुलर। याद होना चाहिए आपको। वैसे गूगल कर लीजिएगा, एग्जैक्ट नोट कर लिया करें, एमसीक्यू में काम आ जाता है। इट वेरीज विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरीज विद टेम्परेचर, एल्टीट्यूड एंड मॉइस्चर। हाई प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर सिस्टम में क्या होगा? क्लियर एंड काम वेदर होगा। लो प्रेशर सिस्टम, इसकी साइंस में ज्यादा ना घुसे। मैं पढ़ाने को तो बहुत कुछ पढ़ा सकती हूँ और बता भी सकती हूँ, लेकिन आपको लिए इतना जरूरी नहीं है। आपको सवाल आना है 5 नंबर का, तो 5 नंबर के सवाल में ना इतना हर टॉपिक की इतनी डिटेल में ना जाए कि आप साइंसदान बने और एक सवाल में इतना कुछ लिख लें कि बाकी के सवाल अटेम्प्ट ना कर सकें। तो एक सवाल में से मैक्सिमम नंबर अगर आपको जितने मिल सकते हैं ना, वो है 5 मार्क्स।
उसमें आप 5 सफ़े भी भर देंगे तो मैक्सिमम मार्क्स आपको 5 ही मिल रहे हैं। तो टू द पॉइंट रहें, उतना लिखें जितना जरूरी है, और एक लेवल की प्रिपरेशन किया करें अपनी। जिस जिस लेवल पे रह के अपने अपने सारे टॉपिक्स उसी सेम लेवल पे रह के प्रिपेयर करने हैं। ऐसा नहीं है कोई टॉपिक पसंद है तो उसमें आप डीप डाइव कर दें, बाकी के जो है उनमें आपको डेफिनेशन भी ना आ रही हो। तो एक अपना स्टैंडर्ड सेट करें, एक लेवल सेट करें, जो मैंने इसके स्टार्टिंग लेक्चर में भी बताया था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था जीएसए के, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीजें जो हैं अपने हर टॉपिक में पूरी किया करें। अच्छा जी, विंड सर्कुलेशन है। विंड इज कॉज्ड बाय एयर मूविंग थ्रू हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। विंड क्या है? जब भी हवा हाई प्रेशर एरियाज से लो प्रेशर एरियाज की तरफ मूव करती है तो उसे क्या कहते हैं? विंड सर्कुलेशन। ट्रेड विंड्स होती हैं, रेगुलर विंड्स होती हैं, वेस्टर्लाइज विंड होती हैं, पोलर। अच्छा जी, पोलर स्लाइड्स होती हैं और जेट स्ट्रीम्स होती हैं। बिलो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज टुवर्ड्स द इक्वेटर। बिलो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज टुवर्ड्स द इक्वेटर। अब ट्रॉपिकल क्या? ट्रॉपिकल से यहाँ पे इसका मुराद है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर से ऊपर कोई 23 पॉइंट सम डिग्रीज ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इसी तरह उसके बिलो जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो एरियाज भी हाई प्रेशर के हैं, वहां से टुवर्ड्स इक्वेटर, जो भी इक्वेटर की तरफ आते हुए जो भी लो प्रेशर एरियाज हैं, वहां पर अर्थ का, वहां पे विंड एयर का मूव करना क्या है? ट्रेड विंड्स कहलाती हैं। मिडिल लैटिट्यूड्स में वेस्ट टू ईस्ट मूव करना वेस्ट लाइट्स बनाता है। वेस्ट की जैसे हमने ओशंस में पढ़ा था कि डिफरेंट एरियाज में टॉर्नेडोज की या साइक्लोन के मुख्तलिफ नाम थे, इधर विंड भी का भी वही फिनोमिना है बिल्कुल, लेकिन ये कि डिफरेंट एरियाज में इसके डिफरेंट नाम्स हैं, पढ़ लीजिएगा। बात वही है लेकिन हर इलाके में अलग अलग नाम से कहलाई जाती है, या स्टडी किया रहता है इन्हें अलग नामों से। प्रेसिपिटेशन। Precipitation occurs when water vapor in the atmosphere condenses and falls as rain, snow, sleet or hail. Precipitation क्या होता है? क्लाउड्स में वाटर वेपर्स हैं। क्लाउड्स हमने बहुत पहले की साइंस में, आपने 2 क्लास की साइंस में आपने पढ़ा होगा कि वाटर वेपर्स को लेके बादल फिरते रहते हैं। जब भी वो कंडेंस होता है, कंडेंस होता है, हाँ, कंडेंस होने का मतलब क्या है? किसी भी चीज को हाई प्रेशर पर, एकदम हाई प्रेशर पर हाई स्पीड से जब भी सुकेड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कंडेंस करना कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कंडेंस करना। तो जब भी हाई प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर हाई स्पीड पर वाटर वेपर्स को ठंडा किया जाता है, तो क्या है? वो बारिश बन के बरसते हैं किसी जगह पर, किसी जगह पर वो स्नो बन के बरसता है, कहीं पर क्या होती है? याराबारी होती है। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग है ये when moist air is forced over mountains causing rain on the windward side। जब एक हवा है जिसमें मॉइस्चर कम होता है, एक वो हवा होती है जिसके अंदर अ, जो है नमी ज्यादा होती है, जब वो हवा इज फोर्स्ड ओवर माउंटेन कॉजिंग रेन ऑन द विंडवर्ड साइड्स, तो क्या है? जब वो गुजरती है माउंटेन्स के ऊपर से तो वहां पे बारिश होती है। ट्रॉपिकल रीजन्स में जब यही फिनोमिना हो रहा होगा तो क्या है? कन्वेक्शन है। गर्म हवा, गर्म हवा ऊपर उठती है, ठीक है, गर्म हवा जब ठंडी होती है कंडेंस होती है। गर्म हवा मूव कर रही थी, एक एरिया में आई, ठंडी हुई, थोड़ा सा और मूव की, कंडेंस हो गई, कंडेंस हो के प्रेसिपिटेशन बन गई। स्पेशली कब? ट्रॉपिकल एरियाज में। जब वो प्रेसिपिटेशन होगी तो ट्रॉपिकल एरियाज में जो भी, क्या कहना चाहिए कि वाटर वेपर्स जब भी कंडेंस होके बरसेंगे तो वो प्रेसिपिटेशन होगी। ठीक है। फ्रंटल सिस्टम्स क्या होते हैं? जब भी गर्म और सर्द हवाएं, गर्म हवा जैसे दो तरफ से बादल आ रहे हो राइट लेफ्ट से, तो एक तरफ से गर्म हवा आ रही थी, एक तरफ से सर्द हवा आ रही थी, जब वो उनके मैसेज आपस में
मिलते हैं, या कह लें कि वो हवाएं एक दूसरे से टकराती हैं तो प्रेसिपिटेशन होती है। गर्म हवा भी ठंडी हो जाती है, दोनों मिलके उसमें क्या होता है, कंडेंस होते हैं वाटर वेपर्स और प्रेसिपिटेशन होती है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। बहुत आसान सी डेफिनेशन है ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी क्या है, फजा में नमी की, वाटर वेपर्स की जो मिकदार है, आबी बुखारात की जो मिकदार है, उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव है और ड्यू पॉइंट है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। Relative humidity, a percentage measure of how much water vapor the air can hold at a given temperature. Relative humidity क्या है कि एक स्पेसिफिक टाइम पर, एक गिवन टाइम के अंदर हवा जो है वो कितने वाटर वेपर्स को अपने अंदर समा सकती है बगैर बरसे। ह्यूमिडिटी में क्या है, बारिश नहीं होती, प्रेसिपिटेशन नहीं होती, रेन नहीं होती, क्या है वो नमी की मिकदार अपने अंदर हवा ने एब्जॉर्ब की हुई है। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर यानी 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी नमी हवा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है, उसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। ड्यू पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच एयर बिकम्स सैचुरेटेड विद वाटर वेपर फॉर्मिंग ड्यू और फॉग। अब ये वो पॉइंट होता है, ड्यू पॉइंट, इसको नोट कीजिएगा। ये वो पॉइंट होता है जब सैचुरेटेड है, मतलब मैक्सिमम जितनी हवा जितना वाटर वेपर्स को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकती थी, मैक्सिमम होल्ड कर सकती थी, वो उसने किया हुआ है। उसका इसके मैक्सिमम वो कितना होल्ड कर सकती थी उसका हमें असर कैसे नजर आता है, ड्यू पड़ती है, फॉग होती है, या ओस पड़ती है, या समझ तो आगे होगी, ओस पड़ती है चीजों के ऊपर। तो वो क्या है, मैक्सिमम है, ये ड्यू पॉइंट है ह्यूमिडिटी का। वेदर वेरिएशन लास्ट टॉपिक है हमारा आज के प्रोसेस ऑफ नेचर का। कंक्लूजन आपको ड्रॉ करेंगे और जो सपोर्टिव डायग्राम्स हैं वो जरूर बनाया करें, वही आपको एक एज देगा अपने रिटर्न एग्जाम के अंदर। जरूर बनाया करें, मैं सारा कुछ ड्रॉ नहीं करती क्योंकि ये थोड़ी सी एफर्ट आपके लिए छोड़ देती हूँ, अपने अपने पेपर को डिफरेंशिएट करने के लिए खुद किया करें। डेली एंड सीजनल वेरिएशंस, द अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन cause predictable weather variations। अच्छा जी, डे टाइम हीटिंग एंड नाइट टाइम कूलिंग क्रिएट डेली टेम्परेचर चेंजेस। दिन गर्म, रातें ठंडी, ज्यादातर सहरा यानी डेजर्ट वाले जो एरियाज होते हैं वहां पर ऐसे ही होता है, दिन शदीद गर्म रातें ठंडी। सीजनल साइकिल, द एंगल ऑफ सनलाइट चेंजेस थ्रू आउट द ईयर लीडिंग टू सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। जो सूरज की रोशनी का एंगल है सारा साल जो जमीन के ऊपर पड़ता है, मुख्तलिफ एंगल से, एक तो जो जमीन रोटेट भी कर रही है और वो रिवॉल्व भी कर रही है, उसकी रोटेशन और रिवॉल्व करने से जो सूरज की रोशनी का एंगल बनता है जमीन के ऊपर, वो क्या करता है, टेम्परेचर में वेरिएशंस लाता है और प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में वेरिएशन लाता है। Extreme weather events. Extreme weather occurs when atmospheric condition intensify beyond normal. Extreme weather events उस वक्त होते हैं जब जितने भी आम हालात से ज्यादा, जब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इंटेंसिफाई हो जाएं यानी आम हालात से ज्यादा हो जाएं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, तो एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं। हमारे एक्सट्रीम वेदर्स में साइक्लोन्स हैं, थंडरस्टॉर्म्स हैं, ड्रॉट्स हैं, फ्लड्स हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको पढ़ाया बहुत डिटेल में। थंडरस्टॉर्म्स रिजल्ट्स फ्रॉम राइजिंग वार्म एयर ब्रिंगिंग रेन लाइटनिंग एंड हेल। ड्रॉट्स एंड फ्लड्स भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, इसको क्लोज करते हैं। अब आपका कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में पूछ लें, मैं चैट बॉक्स को इनेबल करने लगी हूँ पहले।